हेलो दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, जिसमें अपन ने एक हाइड्रोकार्बन क्या होती है, फिर कार्बन परमाणु की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ा था। फिर अपन ने जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और आईपीएसी पद्धति के बारे में पढ़ा था। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कार्बन के अपर रूप। क्या नाम है? कार्बन के अपर रूप। ठीक है, या अपन कहें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब अपर रूप क्या होते हैं? ठीक है, तो अपर रूप क्या होती है कि एक ही तत्व के अलग अलग रूप, जो कि उनकी जो विशेषताएं होती है, जैसे भौतिक गुणधर्म अलग हो तो उस प्रकार के जो रूप होते हैं उनको अपन अपर रूप कहते हैं या फिर एलोट्रोपस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे इसकी अपन परिभाषा देनी चाहे तो क्या देंगे कि किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से भिन्न हो, उन्हें अपर रूप कहते हैं। अपर रूप कहते हैं। टू और मोर forms of an element which are different their properties। तो अपन उसे क्या कहेंगे? which are different properties called as या known as एलोट्रोप्स। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक रूप एक ही तत्व के, जो कि उनके गुणधर्मों के आधार पर यदि उसे अपन देखें तो अलग अलग हो तो उसे अपन अपर रूप कहते हैं। ठीक है, जैसे जो कार्बन परमाणु हैं उसके अनेक सारी ऐसे रूप पाए जाते हैं जिनके भौतिक गुणधर्म और जो गुणधर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के रूप को अपन अपर रूप कहते हैं। ठीक है, कार्बन को अपन उनकी जो बंधन है, मतलब कार्बन के मध्य बंध है, उसके आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, या फिर अपन कहें कि उसके जो अपर रूप है उनको अपन कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन को अपन दो रूपों में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, यानी कि अपन क्या करते हैं कि जो क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं उनको तीन भागों में विभक्त करते हैं। ठीक है, उनके कार्बन के मध्य बंध के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर। ठीक है, पहला तो है हीरा यानी कि डायमंड। ठीक है, फिर दूसरा है ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। ठीक है, और जो तीसरा है वो तीसरा कौन सा है? फुलरीन। ठीक है, फुलरीन। ठीक है, अब जो अक्रिस्टलीय है या नॉन क्रिस्टलाइजेशन है उसका अपन और भागों में विभक्त करें तो इसमें से जो पहला है वो है कोल। ठीक है, फिर दूसरा है कास्ट चारकोल, यानी कि लकड़ी का जो चारकोल होता है वो। ठीक है,
फिर उसके बाद हम अपन इसको करते हैं जंतु चारकोल में, जंतु चारकोल। ठीक है, उसके बाद अपना जो अगला होगा वो है एक काजल और दूसरा है गैस कार्बन। ठीक है, यानी कि अपन जो कार्बन है, यदि कार्बन के अपर रूप की बात करें तो अपन उसे दो भागों में विभक्त करते हैं। कौन सा? पहला क्रिस्टल, दूसरा अक्रिस्टल, यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। ठीक है, और जो क्रिस्टलीय होता है उसको अपन तीन भागों में विभक्त करते हैं। कौन सा? एक हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलरीन। फिर अपन अक्रिस्टलीय देखते हैं। ठीक है, अक्रिस्टलीय को अपन 5 भागों में विभक्त करते हैं। कौन कौन सा? पहला है कोल, ठीक है, दूसरा काष्ठ चारकोल, फिर तीसरा है जंतु चारकोल, चौथा है काजल और पांचवा है कार्बन। ठीक है, तो अब इन अपर रूपों के बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन सा? अक्रिस्टलीय के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो क्रिस्टलीय अपर रूप है उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जो पहला अपर रूप है अपना डायमंड या फिर कहें हीरा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना अपर रूप कौन सा है? हीरा या डायमंड। ठीक है, अब जो हीरा या डायमंड होता है उसमें जो कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं? 4 कार्बन परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। इसमें 4 कार्बन परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, 4 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, और इस जब 4 कार्बन परमाणु जुड़े होंगे तो सीधी सी बात है कौन सा संरचना बनाएंगे? चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय, या अपन कहें कि इसमें 4 कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक चतुष्फलकीय ज्यामिति के रूप में या ज्यामिति का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो ये हीरा होता है ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। ये कैसा होता है? शुद्ध रूप होता है, यानी कि प्योर फॉर्म होती है। यानी कार्बन की जो प्योर फॉर्म है यानी शुद्ध रूप है वो कौन सा है? हीरा है। और इसकी संरचना कैसी होती है? इसमें कार्बन है जो जुड़कर एक टेट्राहेड्रॉन संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसकी एक और विशेषता है कि जो कार्बन और कार्बन की मतलब कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए? 4 अन्य कार्बन जुड़े होते हैं। इस कारण से इसकी कोई वैलेंसी है वो फ्री नहीं होती है, यानी कि इनकी जो संयोजकता है वो कोई फ्री नहीं होती है। इसलिए ये विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है। यानी कि यदि अपन कहें कि जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक क्यों होता है? क्योंकि जो इसमें कार्बन परमाणु पाया जाता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ भी जुड़ा रहता है, यानी कि 4 संयोजकताएं वो फुलफिल रहती है, इसलिए ये विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि नॉन कंडक्टिंग होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसके कार्बन और कार्बन होता है, यानी कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच जो बंध होता है उसकी बंध दूरी कितनी होती है? 1.45 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच बंध दूरी कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद इसका जो गलनांक होता है यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 3843 केल्विन। यानी कि जो हीरा है उसका गलनांक कितना होता है? 3843 केल्विन। ठीक है, अब यानी आपको पूछ लिया जाए कि हीरा है उसमें कितने कार्बन परमाणु, मतलब उसमें जो कार्बन परमाणु की संरचना है वो किस प्रकार की होती है? तो चतुष्फलकी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो 4 कार्बन होते हैं वो अन्य 4 मतलब जो कार्बन होता है वो अन्य 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और यदि आपको पूछ लिया जाए कि सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है तो हीरा होता है। हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इसकी जो
मतलब कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है, या अपन कहें कि जो उसकी बंद है, चार, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है, तो इसकी वैलेंसी वो फ्री नहीं होती है। तो वैलेंसी फ्री नहीं होने के कारण ये विद्युत का कुचालक होता है। उसके बाद जो कार्बन और कार्बन के बीच बंध पाया जाता है, यानी कि जैसे इस प्रकार कार्बन उपस्थित है, ठीक है, माना कि, तो इन दोनों कार्बनों के बीच जो बंध दूरी है वो कितनी है, 1.45 एंगस्ट्रॉम। और जो इसका गलनांक होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कितना होता है, 3843 केल्विन, ठीक है। फिर इसके बाद हीरे का अपन उपयोग पढ़ते हैं, यानी हीरे का उपयोग क्या क्या है, यूजेज ऑफ डायमंड, यानी कि हीरे का उपयोग क्या क्या है। तो हीरा है वो एक कांच का कटर, यानी कि जो अपन कांच आता है उसको काटने में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि कांच के कटर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। फिर क्या होता है कि जो हीरा होता है उसका दूसरा उपयोग क्या है कि जो अपन पत्थर काटते हैं उसकी मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद जो फोनोग्राम होता है, यानी कि फोनोग्राम होते हैं, उसमें भी हीरे का प्रयोग किया जाता है, यानी फोनोग्राम में भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, जो फोनोग्राम की सुई होती है, यानी कि फोनोग्राम की सुई में हीरे का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हीरा, ठीक है। अब अपन हीरे की यदि संरचना देखें तो किस प्रकार की होती है। इसमें जो कार्बन होते हैं वो चतुष्फल, यानी कि चतुष्फल की ज्यामिति में पाए जाते हैं, और इसका जो प्रत्येक कार्बन है वो अन्य 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अपन नॉर्मल संरचना देखें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे माना कि ये, ठीक है, इस प्रकार से कार्बन जुड़े हुए हैं, जहां पे प्रत्येक कोने पर एक कार्बन है, ठीक है। अब अपन देखें कि ये एक कार्बन होता है वो अन्य 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। कैसे, इस प्रकार से इसके साथ एक और कार्बन जुड़ा होगा, यहाँ पे भी एक कार्बन जुड़ा होगा, यानी कि ये इस प्रकार की संरचना बना सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये फिर अन्य कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ये भी अन्य कार्बन के साथ जुड़ा होगा, यानी कि इस प्रकार से ये जो प्रत्येक कार्बन है वो अन्य 4 कार्बनों से जुड़ता है और चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये था हीरा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ेंगे इसका जो दूसरा अपर रूप होता है कार्बन का, उसके बारे में। और जो कार्बन का दूसरा अपर रूप होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट, ठीक है। यानी कि कार्बन का दूसरा अपर रूप क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है। अब जो ग्रेफाइट होता है वो ग्रेफा शब्द से लिया गया है, ठीक है। और जो ग्रेफा शब्द होता है उसका मतलब होता है लिखना, यानी कि राइटिंग, ठीक है। यानी कि लिखना, जैसे अपन पेंसिल होती है लिखने वाली, उसका निर्माण किससे होता है, ग्रेफाइट से होता है, ठीक है। और जो ग्रेफाइट होता है उसमें प्रत्येक कार्बन होता है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। यानी कि एक कार्बन होगा वो 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होगा। लेकिन जो इसकी एक संयोजकता होती है वो डबलिंग होती है, यानी कि वहां पे डबल बॉन्ड होते हैं ताकि इसकी संयोजकता पूरी हो सके, ठीक है। यानी कि जो एक संयोजकता होगी वो एक संयोजकता डबल बॉन्ड युक्त होती है, ठीक है। एक संयोजकता द्विबंध युक्त होती है। फिर क्या होता है कि जो ये कार्बन होते हैं वो एक जुड़कर एक वलय का निर्माण करते हैं, और वो वलय होती है वो एक ही तल में प्रेजेंट होती है। यानी कि सभी कार्बन जुड़कर एक वलय का निर्माण करते हैं, और वो वलय जो एक तल में उपस्थित होती है, ठीक है। फिर अब जो ग्रेफाइट में वलय होती है वो एक षटकोणीय वलय होती है, यानी कि जो ग्रेफाइट में वलय पाई जाती है कार्बन की वो षटकोणीय रूप से, यानी कि षटकोणीय रूप में होती है, यानी कि हेक्सागोनल होती है, ठीक है। या इसमें जो रिंग पाई जाती है वो कौन सी होती है, हेक्सागोनल रिंग होती है। यानी कि इसमें कार्बन है वो आपस में जुड़कर एक हेक्सागोनल या फिर अपन कहे षटकोणीय वलय का निर्माण करते हैं। अब जो षटकोणीय वलय होती है वो षटकोणीय वलय
है वो एक परत रूप संरचना का निर्माण करती है। परत रूप संरचना का निर्माण करती है। कैसे? जैसे यहाँ पे कोई एक षटकोणीय वलय उपस्थित है। षटकोणीय यानी उसमें 6 कोने होंगे, यानी कि 6 कार्बन उपस्थित होंगे। अब जो ये 6 कार्बन युक्त वलय है वो एक परतीय संरचना का निर्माण करती है, यानी कि इस प्रकार से एक यहाँ पे होगी तो दूसरी परत इसके ऊपर हो गई, ठीक है, तीसरी परत इसके नीचे हो गई। इस प्रकार से ये एक परतीय संरचना का निर्माण करती है। फिर क्या होता है कि जो ये परत होती है, या फिर अपन कहें इन दो, ये परत अनेक परतों में पाया जाता है, यानी कि जैसे एक परत यहाँ पे है तो दूसरी यहाँ पे होगी, फिर तीसरी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसमें कार्बन की जो षटकोणीय वलय होती है वो एक अनेक परतों के रूप में विभाजित होती है। और यहाँ पे जो परतें होती है उनके मध्य दुर्बल बंध पाया जाता है, यानी कि परतों के मध्य अपन कहें या फिर कहें कि षटकोणीय वलय युक्त परतों के मध्य दुर्बल बंध पाया जाता है, यानी कि उनमें जो वीक बॉन्ड पाया जाता है, दुर्बल बंध होता है, यानी कि वीक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। यानी कि जैसे एक परत यहाँ पे है तो दूसरी परत यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच जो बंध होगा वो वीक होगा, यानी कि दुर्बल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो परतें होती है उनमें बीच में, उनके बीच की जो दूरी होती है, यानी कि डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बीच की दूरी है वो भी ज्यादा होती है, बीच की दूरी भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस कारण से यानी कि परतों के मध्य भी दुर्बल बंध पाया जा रहा है और जो बीच की दूरी है वो ज्यादा है। तो इसलिए जो ग्रेफाइट होता है वो एक, ग्रेफाइट में जो परतें होती है वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, यानी कि परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, ठीक है, यानी कि स्लाइड करती है, ठीक है। या अपन कहें जैसे एक परत यहाँ पे है तो दूसरी परत यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच दूरी भी ज्यादा है, थोड़ी मतलब दूरी भी ज्यादा है, और इनमें जो बंध है वो भी वीक बॉन्ड है, यानी कि दुर्बल है। इसलिए ये परतें, जैसे एक परत है वो दूसरी के ऊपर घिसकेगी, यानी कि जैसे ये परत है ए और बी है तो जो बी परत है वो ए के ऊपर ग्लाइडिंग करेगी, या अपन कहे खिसकेगी, या अपन कहे यहाँ पे फिसलती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो ग्रेफाइट होता है उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो विद्युत का सुचालक होगा, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके साथ ही जो परतों के बीच की दूरी है वो भी, परतों के बीच की दूरी है वो भी ज्यादा होती है, यानी दूरी ज्यादा है और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जा रहे हैं, इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो अपन पढ़ेंगे अब ग्रेफाइट का उपयोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने पहले से बता दिया था कि ग्रेफाइट है, ग्रेफा शब्द से लिया गया, इसलिए इसका ग्रेफा का मतलब क्या होता है लिखना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेफाइट का उपयोग है, ग्रेफाइट का उपयोग, ठीक है, या अपन कहें यूजेज ऑफ ग्रेफाइट में, तो सबसे पहला उपयोग होगा वो क्या है, पेंसिल निर्माण में। किसमें? पेंसिल निर्माण में, यानी कि जो पेंसिल होती है उसका निर्माण किससे होता है, ग्रेफाइट से होता है, ठीक है। फिर अपन देखें कि जो दूसरा उपयोग है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं किसी सेल वगैरह में, अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है, तो उन इलेक्ट्रोडों का निर्माण भी इसी से होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड निर्माण में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड निर्माण में। फिर क्या होता है कि जो लोहे की वस्तुएं होती है उनको यदि पॉलिश करना हो, यानी कि लोहे की वस्तुओं को पॉलिश करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पॉलिश करने के लिए या फिर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसका चौथा उपयोग क्या है कि जो परमाणु भट्टी होती है उसमें ये मंदक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, यानी कि जैसे
अनेक सारे परमाणु होंगे, जैसे या फिर अपन कहे परमाणु भट्टी में क्या होता है कि एक परमाणु की रिएक्शन दूसरे परमाणु से या तो अपन करवाएंगे तो तीसरे किसी परमाणु का निर्माण होगा, या अपन कहें कि जैसे एक परमाणु होगा वो अनेक परमाणु में टूटता है। जैसे यूरेनियम होता है, जो रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम होता है, उसकी परमाणु भट्टी में यदि अपन उसका अध्ययन करें तो वो अनेक अलग अलग तत्वों में टूटता है और ये स्थायी नाभिक का निर्माण करता है। तो वो जो यूरेनियम का अध्ययन करते हैं उसे अपन परमाणु भट्टी कहते हैं। अब इसकी संरचना कैसे होगी, जैसे एक ये परत है, ठीक है, ठीक है, तो इसके साथ जो दूसरी परत होगी वो यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है, यानी कि षटकोणीय रूप से कार्बन उपस्थित होंगे और इनके बीच की जो दूरी होगी वो भी ज्यादा है, ठीक है। इस प्रकार से जो परतें होती है वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसकी संरचना बना सकते हैं, आप बना देना अच्छे से, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही बनाई है। इसके बाद अपने पास एक अगला जो अपर रूप है कार्बन का वो होता है कौन सा, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। अब बचा अपना फुलरीन, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे फुलरीन के बारे में, यानी कि जो कार्बन का अपर रूप होता है फुलरीन, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा है फुलरीन, फुलरीन, ठीक है। तो सबसे पहले जो फुलरीन है उसका अध्ययन किसने किया था, बंकमिस्टर फुलरीन ने, बंकमिस्टर फुलरीन ने, ठीक है। तो उसने अध्ययन किया, तो उसी के आधार पर अपन ने इसका नाम क्या रख दिया, फुलरीन नाम रख दिया, यानी कि जो कार्बन का अपर रूप है उसका नाम भी क्या रख दिया, फुलरीन रख दिया, ठीक है। इसके बाद जो इसकी संरचना होती है वो फुटबॉल की तरह होती है, यानी कि संरचना कैसी होती है, फुटबॉल की तरह होती है। आपने फुटबॉल देखा होगा, उसमें अनेक सारे ऐसे खंड बने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फुटबॉल होगा तो बीच में अनेक सारे ऐसे खंड रूपी संरचनाएं बनती है, ठीक है, और वो एक गोल आकार में होता है, ठीक है। तो ये फुटबॉल रूपी संरचना के रूप में पाया जाता है। फिर जो फुलरीन होता है उसमें 60, 70 या उससे भी अधिक कार्बन परमाणु पाए जा सकते हैं, ठीक है। या अपन कहे कि जो फुलरीन होता है उसमें 60, 70 या 80, 90 इस प्रकार से ज्यादा भी कार्बन पाए जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्थायी होता है वो होता है कार्बन 60 युक्त फुलरीन होता है, वो सर्वाधिक स्थायी होता है। यानी कि सर्वाधिक स्थायी कौन सा होगा फुलरीन, वो होगा कार्बन 60 युक्त, यानी जिसमें कार्बन 60 कार्बन पाए जाएंगे, यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या 60 होगी, वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, बंकमिस्टर फुलरीन, यानी कि बंकमिस्टर फुलरीन भी कहते हैं, ठीक है। और जो C16 है, या अपन कहे कि जो C60 है, यानी जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 60 है, उसमें 32 फलक पाए जाते हैं, यानी कि C60 में 32 फलक पाए जाते हैं, जिसमें से जो 20 फलक होंगे, यानी कि जिसमें 32 फलक पाए जा रहे हैं, तो इसमें 20 फलक होते हैं वो षटकोणीय होते हैं, यानी कि उनमें हेक्सागोनल होते हैं 20, और जो बाकी 12 बच्चे हैं वो होते हैं पंचकोणीय, यानी कि पेंटागोनल, यानी कि 20 होंगे हेक्सागोनल और जो 12 होते हैं वो होते हैं पेंटागोनल, ठीक है। ये किस में पाए जाते हैं, C16 युक्त फुलरीन में, ठीक है। फिर जो ये C16 होता है, या अपन कहें कि जो 60 कार्बन परमाणु युक्त फुलरीन होता है, वो विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि C16 विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इसमें यदि अपन विद्युत प्रवाहित करें तो ये इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, यानी कि ये विद्युत का कुचालक होता है। फिर इसमें जो C16 होता है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच की जो दूरी है, यानी कि कार्बन और कार्बन के मध्य की बंद दूरी है, या अपन कहें कि बंद
लंबाई है वो कितनी है 1.4 एंगस्ट्रॉम या 40 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इसके बाद अपन इसके पढ़ते हैं उपयोग, यानी कि फुलरीन के उपयोग क्या क्या है, यूजेज ऑफ फुलरीन। ठीक है, तो सबसे पहला इसका उपयोग है कि जो प्राकृतिक गैस होती है जैसे CNG LPG होती है, उनका शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, फुलरीन का उपयोग करके अपन उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी यूज में ले सकते हैं। फिर जो आणविक बेयरिंग होता है उसमें भी इसका फुलरीन का प्रयोग किया जाता है। फिर जो फुलरीन होता है वो उच्च ताप पर यानी कि हाई टेम्परेचर पर है, जो हाई टेम्परेचर पर ये अति चालक होता है। क्या होता है, अति चालक होता है, यानी कि ये विद्युत का सुचालक हो जाता है, या अपन कहें कि ये विद्युत का सुचालक होता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण अपर रूप के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है, यानी कि महत्वपूर्ण अपर रूप है। अब इसकी अपन यदि संरचना बनानी चाहें तो इसमें एक पंचकोणीय बीच में संरचना होती है। ठीक है, फिर इसके चारों ओर हेक्सागोनल पाए जाते हैं, यानी कि इसके चारों ओर षटकोणीय इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कितने कोने हैं, 6 कोने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेक सारे जो कार्बन परमाणु होंगे, जिसमें पहले तो होंगे 5 पंचकोणीय यानी कि पेंटागोनल, उसके बाद हेक्सागोनल, इस यानी कि चारों ओर से घेर लेंगे तो एक गोल संरचना का निर्माण हो जाएगा जो कि फुटबॉल की तरह होती है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें अपन ने कार्बन के अपर रूप या फिर एलोट्रोपस के बारे में पढ़ा, जिसमें अपन ने सबसे पहले हीरा पढ़ा। ठीक है, उसके बाद ग्रेफाइट, और उसके बाद अपन ने पढ़ा क्या, फुलरीन। ठीक है, यानी कि कार्बन के 3 अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, उसके बारे में आज अपन ने पढ़ा था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।